गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे कितना फोर्स लगाएगा और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना टॉर्क लगेगा उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, वो हम यहां पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। और आज के टॉपिक का जो हमारा नाम रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां लगाया है, ये लाइंस जो है जो वर्टिकली हैं, ये वर्टिकल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब जितनी डायरेक्शन इसकी इस पॉइंट पे है उतनी ही जितनी वैल्यू इस पॉइंट पे है उतनी ही वैल्यू इस पॉइंट पे और उतनी ही वैल्यू इस पॉइंट पे है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसीलिए हमने इसको नाम दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा और इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से रखा कि वो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा पे है। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल थीटा बनता है। इस तरह से हमने इसको रखा। सो इसमें हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल having charge minus q and plus q with a separation of 2a, and this electric field and this electric dipole placed in a uniform electric field making an angle theta with this field। और यहां यह भी लिख सकते हैं कि इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, विद दिस फील्ड, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। सो यहां पे हमने ये जो एक ओब्लिक लाइन दिखा रखी है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रखा। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये पॉइंट पे चार्ज है -q और इस पे है +q। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की यहां से लेकर और यहां तक जो सेपरेशन है उस सेपरेशन की वैल्यू है 2a। ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ भी हम इसका नाम दे सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है थीटा। ये हमने एंगल थीटा मान लिया है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स भी लगाएगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, और उन फोर्सेस के कारण इस पे कुछ टॉर्क भी लगेगा, वो हमें निकालना है। सो एक 1 बाय 1 हम इनको निकालते हैं। देखिए
फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका मतलब यहां प्लस हो गया है और यहां माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, तो यहां प्लस है, इस प्लस के कारण इस माइनस पे फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, और वो फोर्स की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड फोर्स की डायरेक्शन हो गई है, और इस फोर्स का हमने नाम दिया F इक्वल्स टू क्यू ई। F इक्वल्स टू क्यू ई, ये फोर्स डाउनवर्ड है, सो फोर्स इस पे लगा F इक्वल्स टू क्यू ई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। अब इस प्लस क्यू पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, लेकिन किस तरफ लगाएगा? यहां माइनस था और यहां प्लस है, तो इस माइनस के कारण ये प्लस ऊपर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स को फील करेगा, तो यहां फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहां कितना फोर्स लगेगा? यहां भी उतना ही फोर्स लगेगा क्यू ई, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, बस इतना ही फर्क है, मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि यहां भी चार्ज क्यू था, यहां भी चार्ज क्यू, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो सब चीजें सेम, तो फोर्स भी सेम होगा। सो फोर्स ऑन प्लस क्यू दैट इज इक्वल्स टू F इक्वल्स टू क्यू ई, बट डायरेक्शन इज अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब नेट फोर्स कितना लगा इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, वो हमें निकालना है। सो नेट फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो कितना आएगा हमारा, वो देखिए। नेट फोर्स इन दोनों फोर्सेस का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आएगा, लेकिन यहां दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक फोर्स को अगर आप प्लस में लेंगे तो दूसरे फोर्स को आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, और एक फोर्स प्लस में दूसरा माइनस में, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और यहां हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आ गई है 0। इसका मतलब जब भी हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा। अब बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा, और टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल यही दोनों फोर्सेस हैं जो इक्वल एंड अपोजिट हैं। देखिए, ये फोर्स डाउनवर्ड में और ये फोर्स अपवर्ड में, तो यहां पे ये फोर्स तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा, और ये फोर्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां पे एक रोटेशन इफेक्ट आएगा, और अगर रोटेशनल इफेक्ट आ गया है, इसका मतलब यहां टॉर्क लगा है, और टॉर्क वैसे भी एक कपल के कारण लगता है, और यहां एक कपल फॉर्म हो रहा है हमारे पास फोर्स का। आप देखिए, दो फोर्सेस हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, और अगर ऐसी कंडीशन है तो हम उसी फोर्स के पेयर का नाम देते हैं कपल, और कपल ही रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क के लिए, रोटेशनल इफेक्ट के लिए। तो यहां जो टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क कितना लगेगा वो हमें निकालना है। नाउ टॉर्क ऑन दिस डाइपोल। अब टॉर्क होता कितना है? टॉर्क होता है, आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये जो दो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू आइदर फोर्स। ये फोर्स ले लीजिए या ये फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स कोई सा भी ले लीजिए।
सो यहां हम लिखेंगे, और दूसरा उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम एक और नाम देते हैं, वो नाम होता है आर्म ऑफ कपल इनटू फोर्स। ध्यान रखना फोर्स कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी F इक्वल्स टू क्यू ई, ये भी F इक्वल्स टू क्यू ई। सो ये हमारे पास टॉर्क होता है। अब इस टॉर्क में हमें फोर्स तो पता है, फोर्स की वैल्यू है क्यू ई, लेकिन हमें ये आर्म ऑफ कपल मींस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकाल पाएंगे, उसके लिए आप देखिए, क्या हम इस पॉइंट से फोर्स को नीचे की तरफ एक्सटेंड करा सकते हैं इस लाइन को, और वहां तक कराएंगे जहां तक हम इस पॉइंट से यहां एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ऐसे ड्रॉ कराते हुए, और हमने इसको यहां मिला दिया है। जब हमने इसको यहां मिला दिया है तो यहां इस लाइन को हमने यहां तक मिलाया, और अब इस वाले फोर्स की लाइन को भी हम यहां से यहां नीचे की तरफ लाते हुए और यहां मिलाएंगे। ये दोनों लाइंस जहां मिलेंगी उस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब यहां ये फोर्स इस तरफ और यहां ये फोर्स इस तरफ, इन दोनों फोर्सेस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये आई है। ध्यान रखना ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। क्या इस फोर्स और इसके बीच एंगल 90 था? नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन यहां परपेंडिकुलर है। यहां इस फोर्स और इस लाइन के बीच, इस डिस्टेंस के बीच 90 डिग्री, इस फोर्स और इस डिस्टेंस के बीच भी 90 डिग्री। अब ये दोनों फोर्सेस के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी, वो हम कैसे निकालेंगे। यहां पे इसका नाम दे दो A, इसका नाम B और इस पॉइंट का नाम C। आपके पास ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, अगर ये एंगल थीटा है आपके पास, तो ये एंगल भी कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे है, थीटा पे। इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप साइन थीटा की वैल्यू लिखिए। तो यहां हम कर रहे हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जो साइन थीटा आएगा हमारे पास, वो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, जो परपेंडिकुलर है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही यहां पे परपेंडिकुलर का काम करेगी। ये जो डिस्टेंस AC है यही परपेंडिकुलर है साइन थीटा के लिए। तो यहां हम लिखेंगे AC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। हाइपोटेन्यूज को हम लिखेंगे AB। अब आपको AC की वैल्यू निकालनी थी, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, तो इसको AC ही रखिए अपॉन AB। AB इज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स वैल्यू इज 2A। आप ये वैल्यू लिख दीजिए। यहां से AC की वैल्यू आई आपके पास 2A साइन थीटा, बस ये वैल्यू आप यहां लिख दीजिए। हमारे पास आएगा 2A साइन थीटा, ये टॉर्क आपके पास आ गया है। अब इस टॉर्क को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू, क्या हम इस Q को यहां लिख सकते हैं Q क्रॉस 2A, हम इसको लिख सकते हैं Q 2A, एक मल्टीप्लाई में है। अब बचता है साथ में E साइन थीटा, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसकी वैल्यू आपको पता है, वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट,
और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, वो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यही होगी Q इंटू 2a, और यहां भी हमारे पास यही वैल्यू है। तो हम इस ब्रैकेट वाली टर्म की जगह लिखेंगे P E साइन थीटा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ साइन थीटा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P क्रॉस E। और जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और आप जानते हैं कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। इतना टॉर्क लगेगा जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब। ये टॉर्क एक्चुअल में चाहता क्या है? यहां पे ये टॉर्क इसको रोटेट कराना चाह रहा है, इसको अपवर्ड में और इसको डाउनवर्ड में। ये टॉर्क चाहता है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन तो ये है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -2+। अब जैसे जैसे रोटेट कराएगा, तो मान लो रोटेट करा दिया और यहां +q आ गया, यहां -q, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड, और यहां -q यहां +q, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन भी अपवर्ड। इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को टॉर्क लाना चाहता है। इलेक्ट्रिक जो टॉर्क है उसका काम ही यही है। दिस टॉर्क tends to align the electric dipole tends to triangle the electric dipole in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहता है। इस टॉर्क का काम ये है। अब जो ये टॉर्क लग रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। वो डायरेक्शन क्या होगी? आपको पता है कि जब दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उन दोनों क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। आपने +1 में देखा होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, is given by right hand screw rule। अब ये क्या होता है? यहां टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। हम राइट हैंड को लेंगे और राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे P की डायरेक्शन में, और फिर E की डायरेक्शन में रोटेट करा देंगे। जिस डायरेक्शन में हमारा थंब आएगा वही डायरेक्शन इस टॉर्क की होगी। सो आप देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपवर्ड। तो हमने पहले हमारे राइट हैंड को इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में रखा और फिर रोटेट करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जिस तरफ हमारा थंब आया वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक टॉर्क की, और थंब हमारा आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हेयर direction of torque is outward डायरेक्शन में है ये टॉर्क। अब यहां जो टॉर्क है उस टॉर्क की क्या यूनिट होती है?
यूनिट आपको पता ही है, यूनिट होती है टॉर्क की। टॉर्क वैसे होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। डिस्टेंस के लिए हम मीटर करते हैं, फोर्स के लिए हम न्यूटन करते हैं। तो यहां जो यूनिट आएगी वो यूनिट आएगी न्यूटन मीटर। और साथ में आपको अगर इसका डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन भी आपको फोर्स का पता है, डिस्टेंस का पता है, दोनों का डायमेंशन आप लिख देंगे। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। अब हम इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। सबसे पहले यहां जो साइन थीटा था, जो थीटा एंगल था, उस थीटा की यहां तो हमने यहां तो जो एंगल लिया P और E में वो थीटा लिया है। वैसे तो थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हम कुछ अलग अलग केसेस लेंगे और थीटा की वैल्यू चेंज करा के देखेंगे कि टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो सबसे पहले व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन थीटा 0 डिग्री होने का मतलब यह है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ थी और जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन भी यही हो गई है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन हो गई है, ये ई थी आपकी, और यहां ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, मतलब यहां -q और यहां +q। अगर ऐसी कंडीशन है तो टॉर्क उसको ऐसी ही कंडीशन में लाना चाहता था। टॉर्क जब तक लगेगा जब तक ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। जैसे ही ऐसी कंडीशन आ गई मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, वहां से टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर टॉर्क नहीं लगेगा। क्योंकि टॉर्क तब तक ही लगेगा, टॉर्क चाहता ही यही था कि वो इस डायरेक्शन में आए, और वो उस डायरेक्शन में आ चुका है, तो टॉर्क का काम हो गया और अब टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। ये आप इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। जो टॉर्क था वो टॉर्क होता है PE साइन थीटा। जब आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 बनेगा 0, और साइन 0 0, तो जो सारी क्वांटिटी थी वो भी बन गई है 0। इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इन दिस कंडीशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या था, मतलब अगर मैं इस डाइपोल को इधर उधर मूव करा दूं एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, तो मान लो हमने इसको मूव करा के यहां छोड़ दिया और ये आ गया है यहां। जैसे ही हम छोड़ेंगे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वापस यहीं आ जाएगा, और अगर वापस वहीं आ रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो यहां जो इक्विलिब्रियम आया है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, तो हम उसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानते हैं। तो इक्विलिब्रियम तो है लेकिन कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि जैसे ही हम इसको मूव कराएंगे और यहां लेके आए, मान लो यहां आ गया है, तो नीचे वाला पार्ट यहां आ गया होगा। अब जैसे ही इसको यहां छोड़ेंगे नीचे वाला वापस यहां पहुंच जाएगा और अपर वाला वापस यहां, और अगर ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच रहा है तो हम उस इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, उस केस में मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ से है और जो आपका डाइपोल है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल में 90 डिग्री का एंगल बना। इस कंडीशन में टॉर्क कितना लगेगा आप सोच कर देखिए। टॉर्क चाहता है कि इसकी डायरेक्शन वही हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो, तो ये इस पे डाउनवर्ड और ये इस पे अपवर्ड। इस कंडीशन में यहां जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और मैक्सिमम अगर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क होगा हमारे पास, जब यहां थीटा 90 पुट करेंगे
तो यहां बनेगा sin 91, तो टॉर्क इक्वल्स टू Pe एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू है। थर्ड केस है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो क्या होगा? थीटा 180 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, और जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट हो गई है, डाउनवर्ड। इस कंडीशन में टॉर्क तो जीरो लगेगा, टॉर्क इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि साइन 180 होता है जीरो, और यहां जीरो तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो, तो टॉर्क भी जीरो। लेकिन जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों होगा वो मैं बताता हूं अभी। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब क्यों होगा ये? अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहां ले आऊं और इस वाले हिस्से को मैं यहां ले आऊं, तो यहां तो था इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस और यहां था माइनस, इलेक्ट्रिक डाइपोल का यहां था माइनस और यहां था प्लस। तो जब हम इसको यहां लेके आएंगे, और ये थोड़ा अपोजिट बता दिया, गलत बता दिया, इसमें ये आएगा माइनस और ये आएगा प्लस, ऐसी कंडीशन है। अब जैसे ही हम इसको यहां लेके आएंगे और ये वाला हिस्सा यहां आ गया है, तो यहां माइनस माइनस में आप देखिए क्या हो रहा है, रिपल्सन है, और रिपल्सन है तो यहां छोड़ने के बाद ये वापस यहां नहीं आएगा। रिपल्सन के कारण ये इस वाले हिस्से को इस तरफ ही भगाता रहेगा और ये इस वाले हिस्से को इस तरफ ही भगाता रहेगा। मतलब यहां पे ये रिपल्सन के कारण ये फोर्स वापस इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आने देगा। और अगर ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा है तो यहां जो इक्विलिब्रियम है उसका नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये थे इसके केसेस। अब तक हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा? व्हेन dipole placed in non-uniform फील्ड, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जो फोर्स होगा वो फोर्स जीरो नहीं होगा, फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो होगी। यहां तो फोर्स जीरो था, लेकिन इस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो होगी। और हम यहां कुछ अलग अलग केसेस लेके चलेंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या कंडीशन आती है। सो देखिए, जब यूनिफॉर्म फील्ड में था तो हमने देख लिया है, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जीरो था। आप कैसे भी रखिए, कितने भी एंगल पे रखिए, नेट फोर्स जीरो रहेगा। लेकिन टॉर्क भी जीरो हो सकता है जब हम ऐसी कंडीशन की बात करें तो। अब इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी हम ऐसी ही कंडीशन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल में 0 डिग्री का एंगल लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम ज्यादा कराएंगे तो हम देखेंगे कि टॉर्क और फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप देखिए फर्स्ट केस, डाइपोल इज, और ये डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल इज प्लेस्ड in the direction of, is placed in the direction of increasing electric field। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो यूनिफॉर्म था, लेकिन यहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ये कहा कि इंक्रीज हो रही है, नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा इसी तरह, इसी डायरेक्शन में। तो
डाइपोल मोमेंट और ई के बीच एंगल 0। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो टॉर्क होगा नॉन यूनिफॉर्म में, अगर ऐसी कंडीशन में इस 0 डिग्री एंगल पे हो तो टॉर्क यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, टॉर्क 0 ही रहेगा। लेकिन फोर्स की बात करें तो फोर्स यहां नॉन जीरो नहीं होगा। यहां मैं नाम देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यहां अलग है, यहां अलग है। यहां E1 और इसका नाम दे दिया E2। अब E1 और E2 में से कौन ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है यहां पे E2 इज ग्रेटर देन E1। यहां ये डाइपोल का माइनस था और यहां प्लस, इस माइनस पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू QE, ये माइनस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन लगाएगा? वो E1 लगाएगा, मतलब यहां प्लस होता है और यहां माइनस, तो माइनस और प्लस के बीच अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो ये हो गया है QE1। इस फोर्स का नाम हमने दे दिया F1 और इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। सेकंड जो फोर्स लगेगा F2, वो फोर्स लगेगा QE2, लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, क्योंकि यहां प्लस और माइनस में अट्रैक्टिव, तो यहां फिर अपवर्ड और यहां डाउनवर्ड। अब जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? आप इन दोनों का सम कर दीजिए, नेट फोर्स मिलेगा। लेकिन नेट फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आएगी? आप देखिए, ये फोर्स ज्यादा है या ये फोर्स? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग फोर्स भी ज्यादा। E2 ज्यादा था तो फोर्स F2 ज्यादा होगा। हियर F2 इज ग्रेटर देन F1, तो नेट फोर्स में जो इफेक्ट होगा वो F1 की बजाय F2 का ज्यादा होगा। तो F2 यहां नेट फोर्स में डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा, और अगर F2 डोमिनेट कर रहा है तो डायरेक्शन नेट फोर्स की वही होगी जो F2 की है। F2 की डायरेक्शन यहां है अपवर्ड, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी यहां आएगी अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब नेट फोर्स की वही डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की थी, और वही डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। यह था जब हम इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तब। लेकिन अगर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? तो इससे बिल्कुल अपोजिट केस होगा कि यहां पे जो फोर्स की डायरेक्शन सेम थी जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थे तीनों, लेकिन अगर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की तो डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन नेट फोर्स की डायरेक्शन इन दोनों से अपोजिट रहेगी। मतलब ये दोनों अगर अपवर्ड में तो नेट फोर्स आएगा डाउनवर्ड में। ये कंडीशन मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप देखना कि नेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड कैसे आएगी। ये था हमारा टॉपिक, जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तब। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, सो इसको अच्छे से समझिए, फेयर नोटबुक में नोट करिए, और साथ साथ नोट करने के बाद एक बार रफ नोटबुक में करके देखिए कि कितना अंडरस्टैंड आप कर पाए हैं। साथ में NCERT बुक को फॉलो करते रहिए। सो थैंक यू।